आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। इनकी कई हजार प्रजातियां थीं, जिनमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत शांत थे, जबकि कुछ बहुत हिंसक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर ऐसी कौन सी महाप्रलय आई जिसने इन डायनासोर का नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा आज से 6 करोड़ 50 साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी का मौसम सामान्य था। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिंगाड़ने की आवाजें गूंजती थी। जब ये जीव पृथ्वी पर अपना जीवन आराम से बिता रहे थे, तब कहीं दूर अंतरिक्ष में इनके विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। आज से 10 करोड़ साल पहले एक छोटा उल्का पिंड का टुकड़ा, जो दूर कहीं अंतरिक्ष से धीरे धीरे बृहस्पति ग्रह के चारों ओर घूम रहे बड़े बड़े उल्का पिंडों से जा टकराता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा उल्का पिंड 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। जब ये उल्का पिंड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत न होता अगर ये उल्का पिंड पृथ्वी के उपग्रह चांद से जा टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये उल्का पिंड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। लगभग 40 किलोमीटर व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये उल्का पिंड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही इस उल्का पिंड की रफ्तार लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के कारण उल्का पिंड दहकते हुए आग के गोले के रूप में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती से टकराने से पहले ही कई हजार जीव अंधे हो चुके थे, लेकिन वो इसकी भयानक गर्मी को महसूस कर सकते थे। बस कुछ ही सेकंड बाद ये बड़ा उल्का पिंड मैक्सिको की खाड़ी से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। ये विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही लगभग 10 टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। जहां ये उल्का पिंड टकराया, वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। इस गड्ढे की सारी धातु और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गए। धरती पर इतने भयानक टकराव की वजह से ठीक 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपी तरंगें उठने लगीं और इन्हीं भूकंपी तरंगों के कारण समुद्र में भी बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। इसके साथ साथ पृथ्वी के सभी ज्वालामुखी भी दहक उठे और यहीं से धरती के महाविनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए। पर वहीं दूसरी तरफ उड़ने वाले डायनासोर, जो धरती की महाप्रलय से तो बच निकले थे, पर इनका भी अंत निश्चित था। जो लाखों टन धातु विस्फोट के कारण आसमान में गई थी, वो ठीक 40 मिनट के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस पृथ्वी पर आग के गोले के रूप में बरसने लगी, जिससे उड़ने वाले डायनासोर भी मारे गए। वहीं पृथ्वी के दूसरे छोर पर 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक खतरनाक तूफान मौत लेकर आ रहा था, जिसके धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे। इन गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो चुकी थी। विस्फोट के 1 घंटे बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था, क्योंकि लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके कारण जो जीव जिंदा बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना नहीं मिल सका। पर हमें ये कैसे पता चला कि धरती पर उल्कापिंड गिरने के कारण ही प्रलय आई थी? तो इसे जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर एक इरिडियम नाम का तत्व पाया जाता है। कहीं कहीं पृथ्वी पर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई है और इरिडियम की ऐसी मात्रा सिर्फ उल्कापिंडों में पाई जाती है। जब ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया होगा, तब इसके विस्फोट के कारण कई छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर अलग अलग हिस्सों में गिरे होंगे और उन्हीं स्थानों पर इरिडियम की मात्रा अधिक पाई गई है।
और भूवैज्ञानिकों ने जब इस पर शोध किया तो पाया कि ये आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पुराना है और यहीं से उस दिन हुई महाप्रलय का हमें पता चल सका। पृथ्वी की महाप्रलय के बाद धरती के बड़े जीव जैसे डायनासोर का अंत हो चुका था और डायनासोर का अंत किसी अन्य प्रजाति के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन जीवों ने खुद को इस महाप्रलय से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय के बाद धरती धीरे धीरे पहले जैसी सामान्य होने लगी थी। सतह पर नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर बचे 5% जीव में एडॉप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया के कारण अन्य प्रजातियां भी जन्म लेने लगी थी। इओसीन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें बड़ी बड़ी और सर के आगे की तरफ थी और इसी समय प्राइमेट्स के सर के अंदर एक बड़ा बदलाव होने लगा। इनके स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाले छेद, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं, ये पीछे से सर के बीच वाले हिस्से में बढ़ने लगा, जिसके कारण ये अब सीधे खड़े होने में सक्षम थे। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े भूभाग के महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। इन्हीं महाद्वीपों के आपस में मिलने के कारण बड़े बड़े पहाड़ों का निर्माण हुआ और इसी का उदाहरण हिमालय पर्वत भी है। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थीं कि इससे मौसम में बदलाव आने लगे और पृथ्वी ठंडी होने लगी। इन्हीं पर्वतों से गिरने वाली बर्फ ने कई नदियों का निर्माण किया। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और इन्हीं से मांसाहारी जीव भी विकसित हुए। लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था। लेकिन फिर से धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा पूरी तरह बंद हो गई, जिसके कारण यहाँ बारिश भी बंद हो गई। और इन्हीं जंगलों में रहते थे ग्रेट एप्स और इन्हीं को हम जानते हैं अपने पूर्वज पैरोलापिथेकस के रूप में। ये पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। ये अपने वजन के कारण पेड़ों पर झूलते हुए चलते थे। ये टहनियों पर सीधे भी चला करते थे। आगे चलकर ये जलवायु और जगह के अनुसार गोरिल्ला और कुछ चिंपैंजी में तथा कुछ इंसानों में परिवर्तित होने लगे। ये पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने के कारण यहाँ के जंगल सूख गए थे, जिनका सबसे ज़्यादा असर इन एप्स पर पड़ा, क्योंकि खाने की समस्या उत्पन्न हो चुकी थी और अब ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखने वाले हमारे पूर्वज एडिपेथिकस रेमिडस थे। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। धीरे धीरे ये चलते चलते खाने भी लगे। सीधे खड़े होने के कारण अब ये दूर दूर तक नज़र भी रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया भी चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया था और ये जाने जाते थे होमो हेबिलियस के नाम से। इन्होंने ही पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ किया। नुकीले पत्थरों को काटना भी शुरू किया। पत्थर के इस्तेमाल से अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी, जिससे कार्य में कुशलता बढ़ती गई। अब हमारे पूर्वज समूह के साथ शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टिस और इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। ये आग इन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी। इसी वजह से अब परिवार भी बढ़ने लगे। अब मांस को आग में पकाकर खाया जाने लगा। लगभग 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। अब आवाज़ की जो नली हमारे पूर्वजों के गले के ऊपर थी, वो धीरे धीरे नीचे आ गई थी। अब मानव ज़्यादा जटिल आवाज़ें निकाल सकता था। पहली बार जानकारियों का आदान प्रदान शुरू हो चुका था। यही वो आखिरी विकास था जिसके बाद आधुनिक मानव का जन्म हुआ, जिसे होमो सेपियंस से जाना गया। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। अब हमारे फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे।
हम बात कर सकते थे और आग को काबू में रख सकते थे। जब महाद्वीप की स्थिति में बदलाव हुआ तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और बहुत बड़ी जमीन का निर्माण हुआ, जिसे अफ्रो यूरेशिया के नाम से जाना गया। अब मानव एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगा। इसकी वजह से मानव उन चीज़ों से बच गया था जिसकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा और इसी समय इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंचा जब बर्फ़ अपने चरम पर थी। तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीले क्षेत्रों तक पहुंच गया था। आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस मुमकिन कोशिश में लगा रहा था जिससे उसका जीवन सरल हो सके। धीरे धीरे इंसान प्रकृति के आधार पर खुद को ढालने लगा। फिर चाहे समुद्र का किनारा हो, पर्वतों की ऊंची चोटियां हों या हरे भरे मैदान हो या पथरीले इलाकों में, इंसान ने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया था। हमारा हुलिया, त्वचा, आंखें भिन्न जगहों के हिसाब से और जलवायु के हिसाब से बदलने लगी थी। धीरे धीरे कस्बों का निर्माण हुआ और जानवरों को पालना शुरू कर दिया गया। हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। आगे चलकर हमने विज्ञान और गणित का प्रयोग भी प्रारंभ कर दिया और हम पूरी तरह से विकसित हो गए। हमारी धरती पर दूसरा कोई जीव नहीं है हमारी तरह, पर कहीं न कहीं ये भी बस एक शुरुआत है। भविष्य में ना जाने कितनी घटनाएं अभी बाकी हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।